हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री मैथ्स। केमिस्ट्री मतलब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और मैथ्स का मतलब यार दोस्त या मित्र। तो फिर से जो है यारी दोस्ती में एक बार हम आ गए हैं और चैप्टर हम लोगों का चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा और समझा है। आज की क्लास में हम लोग बातें करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल की। बोर एटॉमिक मॉडल, तो अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा रिमाइंड कर लें तो पिछले क्लास में हमने तुम्हें समझाया था कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को खोजा। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस है और पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता रहता है। और इस मॉडल पर 2 सीरियस ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे। एक ऑब्जेक्शन ये था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती चली जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आते आते आकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस टकराएंगे, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? एक ये चीज रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एनर्जी इमिट करता है। ठीक, हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी। जब ये एनर्जी इमिट करेगा तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इस रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और जब हम स्पेक्ट्रम चेक करते हैं तो चूंकि ये लगातार घूम रहा है इसीलिए इसको लगातार एनर्जी रिलीज करना चाहिए और स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब ये लगातार घूम रहा है, लगातार एनर्जी रिलीज करेगा तो स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस। लेकिन हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कभी एनर्जी की एक लाइन मिली, फिर उसके बाद गैप है, फिर एक लाइन मिली, फिर गैप है, फिर एक लाइन मिली, फिर गैप है। तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है बल्कि एनर्जी जो है लाइन स्पेक्ट्रम में गैप दे दे करके स्पेक्ट्रम बनता चला जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, उसकी एनर्जी कम होते होते उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए लेकिन नहीं गिरता है। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो लूज करता है वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, वो अटक अटक करके रुक रुक करके क्यों एनर्जी लूज करता है। स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है, स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है। तो इन सब सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ रदरफोर्ड के बाद बोर ने अपना काम शुरू किया। जितनी चीजें पता थी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने एक्सपेरिमेंट से बोर ने जो बातें समझी उन बातों को हम पॉइंट बाई पॉइंट जो है कलेक्ट कर ले। बोर मॉडल के क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट तो बोर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बोर के आते आते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोज लिए जा चुके थे। जब तक बोर ने अपना काम शुरू किया था तब तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी खोज लिए गए। रदरफोर्ड के टाइम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह कुछ नहीं पता था, बस उस बेचारे ने इलेक्ट्रॉन से सारा काम किया था। तो बोर को अब ये पता था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहे हैं। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पर, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ पर ऐसे चक्कर काटता रहता है और ऐसे ऐसे ढेरों सर्कुलर पाथ्स होंगे। ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, इसके बाहर इसी तरह से दूसरा सर्कुलर पाथ होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, अप टू इनफाइनाइट तुम काउंट करते जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। और इन सर्कुलर पाथ्स को बोर ने नाम दे दिया ऑर्बिट। बोर ने इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट नाम दे दिया। हम लोग एटम के बारे में जानते हैं, ऑर्बिट से ही मिलता जुलता शब्द होता है ऑर्बिटल। कभी कभी तुमसे पूछा जाता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में तुम थोड़ा अंतर समझाओ, इसको हम लोग थोड़ा और आगे चल करके डील करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक जितना हमने तुम्हें पढ़ाया है, तुम ऑर्बिटल का नाम तो जानते हो लेकिन ऑर्बिटल के बारे में सच्ची चीजें नहीं जानते। तो वो सच्ची चीजें जो है हम लोग इस मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, फिलहाल अभी बोर मॉडल की बात करें तो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। अब हम लोगों के मन में प्रश्न ये आना चाहिए कि ऐसे तो बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं। हमने जो कहा कि ये पहला सर्कुलर पाथ है, हम चाहते तो पहला सर्कुलर पाथ यहीं पर बना सकते थे,
या यहाँ बना सकते थे, या यहाँ बना सकते थे, या यहाँ बना सकते थे। तो बीच में ढेरों और पाथ्स भी सोचे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी पर क्यों घूम रहा है, इस पर क्यों नहीं घूम रहा है, इस पर क्यों नहीं घूम रहा है, इस पर क्यों नहीं घूम रहा है, ये पहला क्यों नहीं हो गया, ये पहला क्यों है, कुछ ऐसी चीज है। या पहला पाथ जो है, पहला ऑर्बिट जो है कितनी दूरी पर बनाए। असली प्रश्न ये है कि जो पहला ऑर्बिट है कितनी दूरी पर बनानी चाहिए, यहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगी, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, और क्यों। तो बोर ने कहा गुड, पहले तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता है जिसको हम लोग ऑर्बिट कह दे। उसके बाद वो ऐसे ही अंट किसी भी पाथ पर नहीं घूम सकता, उसको एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है मस्ट बी अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये h क्या है, h को हम लोग कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका वैल्यू रख दो, 2 पाई का वैल्यू रख दो, तो h अपॉन 2 पाई का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, राइट। तो मोमेंटम के बारे में तुम जानते होगे, मास इंटू वेलोसिटी जो है, से कोई चीज, एक पत्थर का टुकड़ा है, तुमने इसको फेंक दिया, अभी पत्थर का टुकड़ा जो है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और इसका मास m है, तो m इंटू वी को तुम बोलते हो मोमेंटम। इसी तरह से कोई पत्थर का टुकड़ा जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ठीक, मान लो एक रस्सी तुमने यहाँ बांध दिया और बांध करके हाथ में ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो इसका एक एंगुलर वेलोसिटी होता है जिसको हम लोग ओमेगा से दिखा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, m इंटू ओमेगा। इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बोलते हैं, और मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी इसको कहते हैं। एक सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा, ये क्या होता है, एक सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, और ये होता है कि एक सेकंड में कितने एंगल से घूमेगा। एक सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, वेलोसिटी है, एक सेकंड में कितना एंगल घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है, m इंटू ओमेगा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। m जो है मास हुआ इस पत्थर के टुकड़े का, और ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम लोग बोलेंगे, ये थोड़ा w के जैसा बनाते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं ऐसे, ओमेगा बढ़ते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की या पत्थर की या जो भी चीज सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, एक सेकंड में कितना डिग्री या कितना एंगल से घूम जाएगा, कुछ ऐसा चीज। सो वहां पर, यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ये वही वाला एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम जो है m इंटू वी इंटू आर, क्योंकि v इंटू आर जो है ओमेगा होता है, वेलोसिटी इंटू रेडियस। जैसे इलेक्ट्रॉन अपना इस पाथ पर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, कुछ स्पीड होगा ना, और कुछ रेडियस होगा। तो इसका जो वेलोसिटी है कहे तो v है और रेडियस जो है r है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाता है, और फिर इसी में m से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये mvr हो जाएगा और ये m इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बन गया। तो एंगुलर वेलोसिटी को m इंटू ओमेगा से दिखा सकते हैं, फिर m इंटू वी इंटू आर से दिखा सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ n, जहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हो। पहले ऑर्बिट में है तो 1, दूसरे ऑर्बिट में है तो 2, तीसरे ऑर्बिट में है तो 3, चौथे ऑर्बिट में तो 4। मतलब हमेशा होल नंबर्स को लेना है, कभी जो है टूटे फूटे नंबर्स जैसे 1.2 2.3 4/9 ये सब नहीं लेना है, ऐसे नंबर्स लेना है जो होल नंबर्स कहे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट।
तो इसी को कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π मल्टीप्लाइड विद अ होल नंबर। इसी को हम लोग सेंटेंस बना करके लिखे, टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं और मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर सकता है कोई इलेक्ट्रॉन, तभी वो मतलब जिस ऑर्बिट में जिस दूरी पर न्यूक्लियस से कुछ दूरी यहाँ r होगी ना, प्रत्येक दूरी पर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। किसी न किसी दूरी के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, किसी न किसी दूरी के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, किसी न किसी दूरी के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये n के वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह नहीं घूम सकता, किसी भी अंट रास्ते पर घूमने को बोलोगे तो नहीं घूमेगा, सिर्फ उन्हीं रास्तों पर घूमेगा जहां पर ये कंडीशन फॉलो होगा, और उन्हीं रास्तों को हम कहेंगे कि ये ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। MVR = NH/2π। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोर मॉडल के, बाकी तो सब इसी से बनते चले जाएंगे। यही दो मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमेगा, और दूसरा पॉइंट कि ऐसे ही किसी भी अंट पार्टिकल पर तुम इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए नहीं कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जहां पर MVR = NH/2π फॉलो होगा। तो जब ऑर्बिट पहला होगा तो n की जगह 1, ऑर्बिट दूसरा होगा तो n की जगह 2, ऑर्बिट तीसरा होगा तो n की जगह 3, और अगर हम लोग चाहें तो n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, राइट। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी है, r जो है ऑर्बिट का रेडियस है। तो यहां से जो है एक कॉन्सेप्ट आया क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? जैसे आजकल इस समय प्रेजेंट में बाजार में तुम जाओ तो जो सबसे छोटा पैसा वो तुम किसी के साथ लेन देन कर सकते हो वो है 1 रुपए। 1 रुपए से कम किसी को लेना देना चाहो तो वो सिक्के बाजार में चल नहीं रहे। तो तुम किसी से कहो कि मेरे को 1 रुपए 50 पैसे दो, तो वो दे ही नहीं सकता। 50 पैसे का सिक्का कहीं चलता ही नहीं है। तो 1 रुपए का सिक्का चलता है मिनिमम। तो हम किसी को 1 रुपए दे सकते हैं, 2 रुपए दे सकते हैं, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए ऐसे दे सकते हैं। हम चाहे कि 1 रुपए 50 पैसे दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पैसे का लेन देन हो रहा है वो 1 रुपए के होल नंबर मल्टीपल में हो रहा है। हम 1 रुपए दे सकते हैं, 1 रुपए ले सकते हैं, 2 रुपए दे सकते हैं, 2 रुपए ले सकते हैं, लेकिन 1.5 रुपए मतलब 1 रुपए 50 पैसे का लेन देन नहीं कर पा रहे। तो वैल्यूज जो है जंप कर रही है। 1 रुपए और 2 रुपए के बीच में भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे। हम कह दें 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 20 पैसे, ये सब वैल्यूज भी तो बीच में आएंगे ना। लेकिन ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, सीधे यहां से यहां जंप कर रहे हैं। फिर इसी तरह से 2 रुपए के बाद अगला जो वैल्यू आएगा 3 रुपए। बीच में और भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे, जैसे 2 रुपए 20 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 50 पैसे, वो सब बाजार में नहीं चलेंगे। तो अब मेरे को यहाँ जंप करना है। कोई चीज मेरे को बाजार से खरीदना है तो 1 रुपए का खरीदने का प्लान बना सकते हैं, 2 रुपए का बना सकते हैं, 3 रुपए का बना सकते हैं। बीच के वैल्यूज को छोड़ना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ये किसी चीज का वैल्यू जो है कंटिन्यूअस नहीं बढ़ रहा है। किसी चीज का वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं बढ़ रहा है, एक पॉइंट से अचानक दूसरे पॉइंट पर जंप करेगा, और बीच के वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज का वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप कर रहा है, बीच के वैल्यूज मेरे को छोड़ने पड़ेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी वजह से। वजह क्या है वो देखा जाएगा, किसी वजह से बीच के वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है MVR, ये MVR जो है वो 1h/2π हो सकता है, या फिर MVR का जो वैल्यू है 2h/2π हो सकता है। MVR का जो वैल्यू है 3h/2π हो सकता है। MVR का वैल्यू 4h/2π हो सकता है। लेकिन हम कह दें कि MVR का जो वैल्यू है वो 4.3h/2π हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये क्वांटाइजेशन है कि वैल्यू इस तरह से बढ़ रही है, तो बीच के वैल्यूज को मेरे को छोड़ने पड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन वो वैल्यूज मेरे को छोड़ने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज क्वांटाइज्ड चल रही है। मतलब एक वैल्यू के बाद दूसरा वैल्यू कुछ गैप के बाद आएगा, दूसरे के बाद तीसरा वैल्यू कुछ और गैप के बाद आएगा, चौथा वैल्यू थोड़े और गैप के बाद आएगा। 2 वैल्यूज के बीच में एक खास गैप रहता है, तो हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यूज, और इस कॉन्सेप्ट को क्वांटाइजेशन कहते हैं।
तो बोर ने पहली बार इस चीज को समझा कि क्वांटाइजेशन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की कोई भी प्रॉपर्टी उठा लो, क्वांटाइजेशन चल रहा है। कुछ भी नहीं अंट संट ले सकते हैं, एक वैल्यू के बाद दूसरा वैल्यू जब चुनेंगे तो बीच में खाली गैप है, ये बीच वाले वैल्यूज को हम नहीं ले सकते। तो ये बोर मॉडल का सबसे खास बात था, क्वांटाइजेशन। तो अब जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम को ले लें या किसी भी एटम को ले लें, चलो हम लोग हाइड्रोजन एटम को ले लेते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो पहला ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस से 53 पिकोमीटर की दूरी पर है ना। कैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी फिलहाल जस्ट एक्सेप्ट कर ले बात को आगे बढ़ाने के लिए कि 53 पिकोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट इसके बाद मिलेगा वो सीधा यहां से 212 पिकोमीटर की दूरी पर है। पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। तो पहला ऑर्बिट, उसका रेडियस, पहला ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस से 53 पिकोमीटर की दूरी पर है। तो बीच में और भी तो वैल्यूज हो सकते हैं ना, 52, 51, 50, 49, 48, यहाँ पर भी ऑर्बिट बनाया जा सकता था, लेकिन वो सिक्के ऐसे सिक्के हैं जो बाजार में चल नहीं रहे, हाइड्रोजन के बाजार में नहीं चल रहे। हाइड्रोजन उन सिक्कों को नहीं जानता है, हाइड्रोजन को उन सिक्कों से कोई मतलब नहीं है। वो एक 53 वाला सिक्का पहचानता है, उसके बाद सीधा 212 वाला सिक्का पहचानता है। तो मुझसे कह दो कि ये 210 रुपए में काम चला लो या 210 पिकोमीटर पर चक्कर मार लो, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है कहेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, या तो 53 या तो 212, बीच में और कोई वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। इसी तरह से आगे और भी वैल्यूज मिलेंगे, उसके लिए अभी हम थोड़ी देर में फॉर्मूला देखेंगे। लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लेना, रेडियस भी जो है वो क्वांटाइज्ड है, कोई भी अंट संट रेडियस नहीं। पहला रेडियस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए ऑर्बिट का जो पहला रेडियस है 53, दूसरा 212 पिकोमीटर। ये कहां से आया, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग अभी। तो ये जो हमारा mvr इक्वल टू NH/2π लिखा था, ये कुछ और नहीं है, क्वांटाइजेशन का ही फॉर्मूला है। क्वांटाइजेशन को दिखाने के लिए फॉर्मूला है कि n का वैल्यू तुम कुछ भी नहीं चूज कर सकते हो, n का वैल्यू 1 2 3 4 चूज करोगे, बीच के वैल्यूज नहीं ले सकते हो, यही मतलब है क्वांटाइजेशन का। तो अब यदि हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तीसरा पॉइंट बोर मॉडल का, कि ये रहा न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ध्यान देना, जब तक अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो घूमते समय एनर्जी लूज नहीं करेगा। जैसे रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, लूज करते करते न्यूक्लियस के पास आते 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 गिर जाएगा। लेकिन बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा ही, न्यूक्लियस में गिरने की तुम बात ही छोड़। क्यों नहीं लूज करेगा, इसको हम लोग एक बेहतर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ऊपर सूरज है, हम लोग जानते हैं सूरज के चारों तरफ हमारी धरती चक्कर लगाती रहती है। तो ये हो गया तुम्हारा सोलर सिस्टम का सूरज, और सूरज के चारों तरफ तुम्हारी धरती है अर्थ, EARTH। और ये अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ कितने साल से चक्कर लगा रही है, तुम्हें कुछ आइडिया होगा? करोड़ों अरबों सालों से चक्कर लगा रही। तो जरूर चक्कर लगाने में इसकी कुछ एनर्जी खर्च होती होगी अगर हम सोचे तो। जैसे हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, हम लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, फील्ड में दौड़ रहे हैं, मैदान का चक्कर काट रहे हैं, मेरी एनर्जी खर्च हो रही, कुछ देर के बाद हमको बैठना ही पड़ेगा। धरती भी चक्कर लगा रही, धरती की भी एनर्जी खत्म होनी चाहिए, और धरती लगातार सूरज के पास आते चले जाना चाहिए, और अंतिम में आके सूरज से टकरा जाएगा, सूरज और धरती दोनों में से कोई एक खत्म या दोनों खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, धरती जो है सूरज से नहीं टकरा रहा है, उसी दूरी पर पता नहीं कितने सालों से घूम रहा है और घूमता रहेगा, राइट? उसी दूरी पर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सालों से धरती घूम रही है और घूमता रहेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और घूमते समय एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी का लॉस कब होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन पास आए, ठीक, इलेक्ट्रॉन पास आ जाए, जैसे यहां की जगह यहां से घूमना शुरू कर दे। अब तो जैसे जैसे पास आएगा, जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी घट जाती है। जब भी कहीं अट्रैक्शन होगा, हम लोग पूरे केमिस्ट्री में इस चीज को समझेंगे, अगर दो पार्टिकल्स पास आए, अट्रैक्शन हुआ,
तो एनर्जी जो है कम हो गई। और यही मान लो दो पार्टिकल पास नहीं आना चाहते, हम जबरदस्ती उनको पास ला रहे, तो हमको अपनी एनर्जी लगा करके उनको पास में लाना पड़ेगा। तो पार्टिकल्स पास नहीं आ रहे हैं, हम जबरदस्ती पास ला रहे हैं, तो उनको पास लाने के लिए मेरे को एनर्जी लगाना पड़ेगा। और जो एनर्जी हम लगाएंगे वो दोनों पार्टिकल वाले सिस्टम में स्टोर हो गया। जैसे कह दो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पास नहीं आना चाहते, हम दोनों को ऐसे पास ला देते हैं। तो इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया तो दोनों पास आ गया। और ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गई। जितनी एनर्जी हमने इधर उधर खर्च की वो एनर्जी इसी में स्टोर है, तो एनर्जी बढ़ गई। तो जब भी दो पार्टिकल पास आ रहे हैं और रिपल्सन है, ठीक, तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पास आ नहीं रहे थे और हम जबरदस्ती उसको पास ला रहे हैं, जबरदस्ती पास ला रहे हैं, तो एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी। हम एक और सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जो है अभी जो है अपने नेचुरल लेंथ पर है, हम इसको ऐसे प्रेस कर देना, फोर्स लगा के ऐसे चाहे तो प्रेस कर दे। प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे रहना चाहता था, हम इसको जबरदस्ती ऐसे रखना चाहते हैं, पास पास करना चाहते हैं इसकी छल्लों को। तो पास पास करोगे तो प्रेस करोगे तो तुम्हारी एनर्जी खर्च हो गई। तुम्हारी एनर्जी जो खर्च होगी इसी स्प्रिंग में स्टोर हो गई, तो स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई। तुम्हारी एनर्जी खर्च हुई, स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई। तो कोई चीज नहीं हो रहा है, जबरदस्ती करा रहे हो, तो एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, क्योंकि बिना एनर्जी लगाए तुम यहां से यहां पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तुम एनर्जी लगाओगे तभी यहां से यहां पहुंचोगे, और जितनी एनर्जी तुमने खर्च की वो इसमें स्टोर हो गया। ये दोनों पास नहीं आना चाहते थे, तुमने एनर्जी लगाई, जितनी एनर्जी लगाई वो इसी में स्टोर हो गया, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। और अगर यही चीज एक पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, ये दोनों अपने आप पास आ जाएंगे, अपने आप पास आ जाएंगे। और जब पास आएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे। स्प्रिंग को इधर से इधर ले जाना हो तो स्प्रिंग इधर से इधर अपने आप आ जाएगा और एनर्जी जो है लूज करेगा। ठीक, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो इस वे में मेरे को समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा था, तो कुछ एनर्जी रही होगी। अब पास आ गया, थोड़ा पास से घूमेगा तो पास आने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ा तो एनर्जी लूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कहे तो पहले ऑर्बिट में है, ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो क्या ये और पास आ सकता है? ये 53 पिकोमीटर पर तो घूम ही रहा है, और पास आना अलाउड नहीं है, किसी वजह से नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और पास आ ही नहीं सकता, इसके पास आ ही नहीं सकता। वो क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसको रोक देगा कि भाई तुम इससे और ज्यादा पास नहीं आ सकते। तुम 53 पिकोमीटर पर तुम्हें घूमना है तो तुम घूम सकते हो, 52 करना चाहो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक अपने किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी में लॉस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी का लॉस किए हुए घूमता रहता है, एनर्जी खर्च नहीं होती है। इसीलिए ऐसे ऑर्बिट्स को हम एक वर्ड देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी मतलब जब कोई चीज फिक्स रहे, तो एनर्जी फिक्स है, इसीलिए स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और अब हम ऐसा करें, हम इन चीजों को थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि हम लोगों का फ्लो जो है बना रहे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूम रहा है, क्या तो पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, ये और पास नहीं आ सकता। अब हम इसे कुछ एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, हमने उसको एनर्जी दी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के अपर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, क्या तो ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन को जब हमने एनर्जी दी, अगर सही एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेगा और लेकर के ऊपर वाले ऑर्बिट में यहां पर आकर के जंप कर जाएगा और यहां से चक्कर काटना शुरू कर देगा। ये चीज पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है। जैसे हम लोगों के घर में सपोज कई सारे फ्लोर्स हैं, तो हम अपने फ्लोर पर तो रहते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी विजिट करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। लेकिन चूंकि हमने अपनी सारी व्यवस्था अपने फ्लोर पर जमा रखी है, हमारा कमरा है, उसमें हमारे कपड़े हैं, बुक्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो भी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कमरे पे जाएंगे, थोड़ा हाई हेलो करेंगे, फिर लौट करके अपने कमरे में चले आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है,
फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी मिलने पर सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, लेकिन फिर लौट करके वापस भी आएगा। जब वापस आएगा तो जो एनर्जी उसने लिया था वो एनर्जी क्या करेगा, वापस करेगा। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और ये एनर्जी इमिटेड। इमिटेड मतलब बाहर निकाला। तो यहां एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यहां एनर्जी को इमिट किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ऊपर चढ़ गया, और जब नीचे उतरा तो एनर्जी को इमिट कर दिया। तो तुरंत ही, बहुत ज्यादा देर नहीं, नियरली 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स का टाइम लेता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और फिर वापस नीचे लौट आया। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में भी जा सकता है, और अगर जगह है, मौका है, तो ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में भी आ सकता है। राइट, आना जाना, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आना जाना अलाउड है। जब तक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। ऊपर वाला पॉइंट, उससे इसको कंपेयर करने में गड़बड़ मत कर देना कि जब तक किसी एक ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, अपनी जगह पे चक्कर मार रहा है, तब तक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्बिट बदलना चाहे, ठीक, तो नीचे के ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में भी जा सकता है, ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में भी आ सकता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी खाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब ऊपर से नीचे वापस आएगा तो जो एनर्जी उसने लिया था वो एनर्जी लौटा देगा, एनर्जी को इमिट कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है बोर मॉडल के, जिसके बेसिस पर जो है हम लोग आगे सारी बातें और भी करेंगे, आगे भी और बातें करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स, एक बार हम उनको फटाफट कलेक्ट कर लें। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, कहां चला गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पर घूमता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए जरूरी है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो होल नंबर मल्टीपल h/2π का होना चाहिए, जिसको मैथमेटिकली हम लोग mvr = nh/2π भी लिखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने कहा, यहीं पर हमने क्वांटाइजेशन के बारे में भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्वांटाइज्ड होती हैं। जैसे रेडियस, पहला रेडियस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए 53 पिकोमीटर पर ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा, दूसरा 212 पिकोमीटर पर मिलेगा, इसके बीच में कुछ और नहीं मिलेगा। इसके आगे जाएंगे तो कहीं कोई तीसरा वैल्यू भी होगा। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी ऑर्बिट में घूमता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, अपने ऑर्बिट में घूमते समय एनर्जी का कोई लॉस नहीं करता, इसीलिए ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। और फिर चौथा पॉइंट हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जा सकता है या ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में आ सकता है, और ऐसे में नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी को इमिट करेगा। तो इस वे में जो है बोर मॉडल जो है काम करता है। और जो दो परेशानियां थी रदरफोर्ड मॉडल की, एक परेशानी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक तो एनर्जी लूज करेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियस में क्यों गिरेगा, हमारी धरती कभी जाके सूरज से नहीं टकराने वाली है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में कभी नहीं गिरने वाला है। सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा क्योंकि क्वांटाइजेशन है। ध्यान देना, क्वांटाइजेशन, हम इस पहले ऑर्बिट में है तो उससे नीचे उतरने के लिए कुछ जगह ही नहीं, नीचे उतरना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड चलता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटाइज्ड चलता है। इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन की वजह से पहले ऑर्बिट से नीचे उतर करके न्यूक्लियस में कभी नहीं गिर सकता। दूसरा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है, हम लोग उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो एनर्जी इमिट करता है। तो एनर्जी इमिट करता है तो लगातार क्यों नहीं इमिट करता है, रुक रुक करके क्यों इमिट करता है, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों नहीं, स्पेक्ट्रम अटक अटक करके क्यों बनता है। तो रदरफोर्ड मॉडल में यह माना जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते घूमते एनर्जी इमिट कर रहा है, लेकिन वो बात तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी नहीं इमिट कर रहा। ध्यान देना, रदरफोर्ड मॉडल कहता था, रदरफोर्ड मॉडल पर ऑब्जेक्शन था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते घूमते एनर्जी लूज कर रहा है, लूज करते करते जाके न्यूक्लियस में गिर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन वैसा कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया है तो हायर से लोअर में आते समय एनर्जी इमिट कर रहा है। ऐसा नहीं कि बस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है। रदरफोर्ड मॉडल में यह माना गया था, प्रश्न ये उठा था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार एनर्जी लूज कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। लेकिन वो प्रश्न भी गलत है। प्रश्न का उत्तर क्या देना, वो प्रश्न ही सही तरह से नहीं समझा गया। तो उस समय उतना खोज ही नहीं हुआ था कि प्रश्न सही तरह से उठाया जा सके। तो जितनी खोज हुई थी उसके बेसिस पर वो प्रश्न बना दिया गया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी लगातार लूज करेगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लूज कर ही नहीं रहा है। तो स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगातार लूज कर रहा है, स्पेक्ट्रम इसलिए बन रहा है, एनर्जी का लेन देन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में और अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। और इसमें जो एनर्जी इमिट होगी वो तो कभी कभी होगी ना, जब इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा तो
जैसे हम अपने फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पर गए तब ना एनर्जी का कुछ लेन देन करेंगे, अपने फ्लोर पर बैठे हैं तो क्यों एनर्जी का लेन देन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो अपने फ्लोर में अपने ऑर्बिट में चक्कर मारेगा, कभी कभी जो है वो अपर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट में आना जाना करेगा, तब एनर्जी का लेन देन होगा। और इसीलिए स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलेंगी लगातार तुम्हें नहीं मिलेंगी, कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी, कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। जब इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा तो एनर्जी का लेन देन होगा, नहीं तो लेन देन नहीं होगा। तो इस तरह से बोर मॉडल के इन पॉइंट्स की मदद से रदरफोर्ड मॉडल में जो परेशानियां थी उन परेशानियों को दूर कर दिया गया।